हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 3 चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यनीतियाँ और हस्तक्षेप। कार्यनीतियाँ हम पढ़ चुके थे। ये जो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ए एग्जाम्पल ICDS के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं हैं, बी कि पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण होता है। पुष्टिकरण का मतलब होता है फोर्टिफिकेशन। ऊपर से जब कोई पोषक तत्व डाला जाता है, जैसे नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, ठीक है, ये सब हमने कर लिया था। इसके बाद विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी हमने कर ली थी। मैंने आपको इसके नोट्स भी भेजे थे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना से लेके ये सारे पॉइंट्स। अब जो हमें आज स्टार्ट करना है वो ये है, विभिन्न कार्यनीतियाँ जिनका उपयोग जन पोषक समस्याओं से जूझने के लिए किया जाता है। इनको मोटे तौर पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। हमें बेसिकली आज कार्यनीतियाँ जो चल रही हैं सरकार की, उसका वर्गीकरण पढ़ना है। और ये जो हैं स्पेशली पोषण संबंधी समस्याओं को लेके हैं, तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है आहार और भोजन पे आधारित कार्यनीतियाँ, और दूसरी हैं पोषण आधारित दृष्टिकोण और औषधीय दृष्टिकोण, यानी कि पोषक तत्वों पर आधारित दृष्टिकोण जो है वर्गीकरण का। इसको मैं नोट्स की तरफ अपना ले चलती हूँ। देखेंगे विभिन्न प्रकार की कार्यनीतियाँ बनाई गई हैं जन पोषण से जूझने के लिए, और इनका वर्गीकरण। पहला है आहार से पर आधारित और दूसरा है पोषक तत्वों पर आधारित या पोषण आधारित दृष्टिकोण। आहार वाले में जो है वो ये है, यह पोषण की कमी को दूर करने के लिए व्यापक मतलब बड़े स्तर पर और निवारण वाली योजना है। ठीक है, निवारण मतलब पोषण की कमी को दूर करती है, उसका निवारण करती है, हटाती है उसे। ठीक है, ये है, इसमें यह सलाह दी जाती है कि जो खाद्य पदार्थ खाया जाए वह सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध हो, रिच हो। ठीक है, जैसे विटामिन ए सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो लाल पीले फलों सब्जियों का उपयोग डाइट में होना चाहिए, आहार में होना चाहिए। तो ये शिक्षा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जो है, जन पोषण विशेषज्ञ जो है, न्यूट्रिशन से संबंधित, आहार से संबंधित ये ज्ञान, ये नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकती है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा लाभ फ़ायदा क्या है इस वर्गीकरण का? यह दीर्घ उपयोगी है, लंबे समय तक चलेगी। देखो बेटा, अगर एक बार अच्छी डाइट, अच्छे सुपोषण की आदत पड़ जाती है तो वो लंबे समय तक चलती है। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ डाइट में चेंजेस ही करने हैं। विभिन्न सांस्कृतिक और आहारी परंपराएं इसे अपना सकती हैं। इसे हर तरह का व्यक्ति अपना सकता है, अलग अलग संस्कृति का, और जो जिनमें कुछ खाने पीने को लेके परंपराएं चल रही हैं तो वो चेंजेस हो सकते हैं। इसमें अत्यधिक मात्रा, ओवरडोज जिसे कहते हैं, टॉक्सिसिटी वाली प्रॉब्लम नहीं होती। देखो, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर दूसरा वाला जो वर्गीकरण है पोषण संबंधी, उसमें होती है। इसको मैं आपको आगे भी बताऊंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ। जैसे हम लोग विटामिन डी की टैबलेट्स देते हैं जिसमें कमी हो, सॉरी टैबलेट्स नहीं, लिक्विड में दवाई होती है। आयरन की टैबलेट्स दे देते हैं जिसमें लौह तत्व की कमी होती है, तो उसकी ओवरडोज खाना भी नुकसानदायक है। कुछ उदाहरण हैं इसमें कि इसी वर्गीकरण के, कि कैसे लोगों को ये हम नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आहार में विविधता लाके, विविधता मतलब वैरायटी, कि एक ही फूड सोर्स से हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस कैसे बना सकते हैं। आहार परिवर्तन करके, उसके रूप में चेंज करके। ठीक है, जैसे कि आलू जो है, आलू का यूज़ आलू मैश्ड करके भी किया जा सकता है, कुछ फ्राई करके भी बनाया जा सकता है, फिंगर फ्राइज़। ठीक है, बागवानी करके ये वाली शिक्षा भी दे सकते हैं कि हम अपना किचन गार्डन बनाएं खुद का, ताकि शुद्ध एकदम सब्जियां और फल हो पाएँ। जो छोटी छोटी चीज़ें हम अपने घर पे, अपने लेवल पे कर सकते हैं। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, बेसिक पोषण संबंधी ज्ञान, हेल्थ संबंधी ज्ञान, ये नॉलेज ट्रांसफ़र करनी चाहिए। भोजन पुष्टिकरण, भोजन पुष्टिकरण का मतलब है कि ऐसा भोजन खाना जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से, पोषकों से रिच हो, समृद्ध हो।
आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आगे है पोषण संबंधी दृष्टिकोण। जिन लोगों में पोषक तत्वों की बहुत कमी हो जाती है, खतरा बना होता है, तो उन्हें न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, पोषण पूरक भोजन दिए जाते हैं या पदार्थ दिए जाते हैं। इसका एग्जांपल है विटामिन डी का सप्लीमेंट्स, प्रोटीनेक्स का आप बहुत एग्जांपल पढ़ते हो, प्रोटीनेक्स का पूरा डब्बा आता है। ठीक है, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये सब फूड सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट्स है। ठीक है, भारत में यह कुछ समय के लिए अपनाई जाने वाली नीति है। भारत में, हमारे देश में ऐसी नीतियों का इस्तेमाल होता है, यूज़ होती हैं, ऐसी कार्य योजनाएं बनती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए दीर्घ उपयोगी नहीं है। विशेषकर विटामिन और आयरन की पूर्ति के लिए ऐसे कार्यक्रम महंगे होते हैं, क्योंकि आहार संबंधी तो सस्ते होते हैं, उसमें तो सिर्फ डाइट में चेंजेस करते हैं। इसमें आप अलग से टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स देते हैं जो महंगे पड़ते हैं। यह कार्यक्रम की कवरेज को लेकर समस्या हो सकती है। कवरेज से मतलब है बेटा कि कहाँ कहाँ में, देश में कहाँ कहाँ तक हम इस कार्यक्रम को चलाएं, कहाँ पे इसकी बेसिकली ज़रूरत है, गाँवों में, शहरों में। यानी कि पहले हमें पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में किस पोषक तत्व की कमी है। टारगेट ग्रुप्स, इसको हिंदी में लक्षित समूह भी बोला जाता है, और पोषक तत्वों के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टीनेजर गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, वो एक टारगेट ग्रुप हो गया। तो उनके लिए कौन सा पोषक तत्व इम्पॉर्टेंट हो गया? आयरन। आयरन सबसे पहले बोला जाता है। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति हैं, वो एक टारगेट ग्रुप हो गया, और उनके लिए कौन सा पोषक तत्व इम्पॉर्टेंट हो गया? कैल्शियम। राइट, आगे आपको जो करना है काम, वो है राइट एंड लर्न द टेबल ऑफ डिफरेंस, कि इन दोनों वर्गीकरण में क्या अंतर है, उसकी टेबल आपकी किताब में दी हुई है, और आप ही की किताब में देश में चल रहे विभिन्न प्रकार के पोषण कार्यक्रमों की सूची भी दी हुई है। वो आप खुद से लिखेंगे और पढ़ेंगे। चलते हैं हम टेबल पे, पहले उससे पिक्चर देख लो कि कैसे पोषण संबंधी कार्यक्रम चलते हैं। स्विट्ज़रलैंड से पिक्चर है कि लोगों को पोषक आहार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हरी सब्जियां, लाल पीले फल, अनाज। विटामिन ए की कमी से जूझता बालक, आँखों का दिखा रहे हैं उस पर कि दृष्टि। विटामिन ए के स्रोत दिखा रहे हैं इस चित्र में, पीले, हरे, लाल सब्जियां। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग दिखा रहे हैं पिक्चर में। आयरन ड्रॉप्स दी जा रही हैं। बच्चे का वज़न लिया जा रहा है। बच्चे का वज़न सीधा सीधा कौन से पोषक तत्व से रिलेटेड होता है? ऊर्जा और प्रोटीन। यस, शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, सलाह का कार्यक्रम चल रहा है। परामर्शदाता के रूप में ये काम कर रही हैं, माताओं को परामर्श दे रही हैं, सलाह दे रही हैं। ठीक है, ये रही टेबल, जो भी हमने पढ़ा उसी को इन्होंने टेबल फॉर्म में लिख दिया है। तो आपको वो वाले पॉइंट्स भी करने हैं और ये भी करना है। पोषण आधारित वर्गीकरण पहले बताया है, पोषण पूरक भी बोलते हैं। किसके लिए उचित है? डॉक्टरी उपचार के लिए उचित है। विशिष्ट लक्ष्य समूह के लिए होता है। ठीक है, विशिष्ट मतलब कुछ स्पेशल लोगों के लिए जिनमें पोषक तत्वों की बहुत कमी हो जाती है, तो उन्हें ऊपर से सप्लीमेंट्स, दवाइयाँ दी जाती हैं उन्हीं पोषक तत्वों की बनी हुई। समयबद्ध मतलब ये कोई लंबे समय तक इसका समयबद्ध होता है, और मतलब लंबे समय तक इसकी उपयोगिता है नहीं। ठीक, दूसरे उपायों से अधिक महंगे होते हैं ये, और कार्य क्षेत्र का सीमित लक्ष्य होता है। कार्य क्षेत्र का सीमित लक्ष्य का मतलब होता है कि जब तक पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हो जाती शरीर में, तब तक ये चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा ये कार्यक्रम। आगे है ये दूसरा रणनीति जो है, दूसरा वर्गीकरण जो है पुष्टिकरण। मैंने अभी बताया कि भोजन में ऊपर से हम किसी पोषक तत्व को पुष्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, रिच कर देते हैं। रोकथाम के लिए ज़रूरी है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है। पीछे आपने आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पढ़ा था ना, ठीक है, तो वहाँ पे नमक की जो सप्लाई होगी वो आयोडीन से रिच होगी।
ठीक है। बहुत अधिक मूल्य प्रभाव थोड़ा सा इसमें रहता है कि ये थोड़ा सा महंगे पड़ते हैं। दीर्घ उपयोगी होता है, लंबे समय तक उपयोगी होता है, व्यापक क्षेत्र होता है। ठीक, इसमें किसकी ज़्यादा भागीदारी, किसका रोल आ जाता है वो दिखा रहे हैं। ये खाद्य उद्योग की भागीदारी की बहुत ज़रूरत होती है। यही चैलेंज है कि वो अपने खाद्य पदार्थ जो बना रहा है उसमें साथ ही साथ, जैसे नमक का प्रोडक्शन हो रहा है, आटे का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें आयरन, आटे में किस चीज़ को डाला जाता है, आटे में आयरन, नमक में आयोडीन। ठीक है, इनका पुष्टिकरण करें वो जो फूड कंपनीज़ हैं। पोषण और पोषकों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक नहीं करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि घर घर जाके हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी है कि इस पोषक तत्व को की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो खाद्य पदार्थ में हम दे ही रहे हैं, पैकेट्स में वो साथ साथ चल रहा है। लंबी अवधि वाले दीर्घकालिक आहार व्यवहारिक परिवर्तनों की ओर अग्रसित नहीं करता। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लंबे समय तक ये चलेगा। ठीक है, आहारी परिवर्तनों की ओर अग्रसित नहीं करता, सेम पॉइंट है, रिपीट मत करना आप लोग। आहार विविधता, आहार विविधता का मतलब होता है आहार को विभिन्न रूपों में वैरायटीज़ के साथ देना। रोकथाम के लिए बहुत अधिक मूल्य प्रभावी है, सस्ता पड़ता है। दीर्घ उपयोगी, व्यापक क्षेत्र, बहुत से सूक्ष्म पोषक एक साथ उपलब्ध कराना। इसमें हम अलग अलग वैरायटी के फूड दे सकते हैं। तो जब हम वो डिशेस बनाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी हम एक साथ दे देते हैं। और भोजन सुरक्षा में भी सुधार होता है। भोजन लेने के व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास की संभावना की आवश्यकता होती है। कृषि नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये चैलेंजेस हैं इसमें जो लास्ट कॉलम में बताए गए हैं। भाई आप किसी के आहार में परिवर्तन करोगे तो इस तरह के चेंजेस तो रहेंगे ही। ठीक है, चलिए ये इन्होंने सूची दे दी है कि किस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। ICDS का पोषणहीनता कार्यक्रम में विटामिन ए का हमारे देश में चल रहा है। आहार पूरक का कार्यक्रम, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार योजनाएं, ये सब चल रही हैं। ठीक है, आगे है स्वास्थ्य देखभाल का पॉइंट आ जाता है। देखिए, स्वास्थ्य मूलभूत मानव अधिकार है और अगर ये मूलभूत मानव अधिकार है तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए। स्वास्थ्य सिर्फ डॉक्टरी देख रेख नहीं बल्कि इसमें बहुत सी सेवाएं होती हैं। साफ़ सफाई है, पोषण है। ठीक है, भारत में स्वास्थ्य की देखभाल 3 स्तर पर की जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक लेवल पर गांव-गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना होता है, वहाँ एक डॉक्टर होता है। वो लोगों के जो नॉर्मल बेसिक कोई अस्वस्थता है, बीमारी है, उसकी जांच करता है। अगर थोड़ी जटिल समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित जटिल समस्या है तो द्वितीयक लेवल पर, दूसरे स्तर पर जिला अस्पतालों में चेक की जाती है। और तीसरी अधिक जटिल समस्या है तो तीसरे लेवल पर, तीसरे स्तर पर, यानी कि मेडिकल कॉलेजों में, क्षेत्रीय अस्पतालों में, शहरी हॉस्पिटल में, कहते हैं ना शहर में इलाज करा रहे हैं, एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल में, वहाँ पे इनका इलाज होता है। कार्य क्षेत्र हैं जन पोषण विशेषज्ञ, इसको पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट भी बोलते हैं। इनके क्या क्षेत्र हैं एक बार देखेंगे हम। पोषण जो है, अच्छा पोषण हमारी अच्छी हेल्थ का निर्धारण करता है। ठीक है, डिसाइड करता है। पूरे विश्व में आजकल लोग स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न प्रकार के बदलाव हो रहे हैं। कैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जिससे चुनौतियां, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और जन पोषण विशेषज्ञ की अहम भूमिका हो जाती है। उसे सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ भी कहते हैं और उनके कार्य हैं स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करना, बीमारी में रोकथाम करना और सभी प्रकार की कार्यनीतियों में भाग लेना जो सरकार की होती हैं। जन पोषण विशेषज्ञ प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं, शिक्षित होते हैं, साधन संपन्न होते हैं, मतलब रिसोर्सफुल होते हैं, उनके पास बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, साधन होते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका इलाज किया जाए।
प्रमुख क्षेत्र हैं पोषण विज्ञान, जीवन चक्र में स्वास्थ्य और रोग संबंधी पोषण आवश्यकताएं, पोषण मूल्यांकन, पोषण देखरेख, खाद्य विज्ञान और कला, शैक्षिक पद्धतियाँ, जन संचार माध्यमों का प्रयोग और कार्य प्रबंधन, ये सब उनको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। देखो, एक जो जन पोषण विशेषज्ञ है उसे पोषण, खाद्य विज्ञान, खाना पकाना, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। शैक्षिक पद्धतियों की इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उन्हें पोषण संबंधी ज्ञान दूसरों को देना है, लोगों को देना है कि क्या उनके लिए अच्छा है। जनसंचार माध्यम मतलब लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए भी उनको विभिन्न सोर्सेज का पता होना चाहिए। कार्य प्रबंधन मीन्स वर्क मैनेजमेंट, उनको अपने काम को मैनेज करना भी आना चाहिए। ठीक है बेटा। इसके बाद आप सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ कहाँ पे कार्य कर सकता है, आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में से लिखेंगे। एनसीईआरटी में 2 एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 1। इन दोनों में से कोई भी एक करो, मैं तो कहूँगी, सलाह दूँगी दोनों कर सकते हैं। जीविका के अवसर, ये भी आपको एनसीईआरटी की बुक में से लिखना है, नोट्स प्रैक्टिकल करना है, बुक में दिया हुआ है, और सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है क्लोज। ठीक है, एनसीईआरटी पे चलते हैं। एनसीईआरटी में ये रहा वो सब, ये एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी 1 और 4 ही आप कर पाओगे, 2, 3 तो नहीं कर पाओगे। जीविका के अवसर दिए हुए हैं, ये बॉक्स आपको याद करना है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ कार्य कर सकता है वो भी दिया हुआ है, चेक कर रहे हो, देख रहे हो। अस्पतालों द्वारा रोकथाम के काम, संवर्धन मतलब स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, शिक्षा के लिए जानकारी, विस्तारित कार्यक्रम बड़े लेवल पर उनमें भाग लेने के रूप में, शैक्षिक योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर जितनी उसकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, स्पेशलाइजेशंस हैं, उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न लेवल पर राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाओं में भी जॉब कर सकता है, कार्य कर सकता है। ठीक है, आईसीडीएस में देखो, अगर कम शिक्षित है तो वो आंगनवाड़ी के रूप में कार्य कर सकता है, थोड़ा ज़्यादा शिक्षित है तो आंगनवाड़ी के सुपरवाइज़र के रूप में कार्य कर सकता है, और ज़्यादा शिक्षित है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में बैठ के प्रोजेक्ट्स बना सकता है कि कहाँ कहाँ पे हम कैसे कार्य करेंगे। सरकारी स्तर पर, सरकारी लेवल पर परामर्शदाता सलाहकार के रूप में काम कर सकता है। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के, बड़ी संस्थाएं हैं ये बहुत, जिन संस्थाओं में वो नौकरी कर सकता है और परामर्शदाता के रूप में काम कर सकता है। यूनिसेफ, ऑक्सफैम, DFID, FAO, WHO, USA, IID। ठीक है, इन सब के नाम दिए हुए हैं। एक पोषक विशेषज्ञ के साथ उन संस्थाओं के साथ भी हो सकता है। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है, या न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है, स्पेशलिस्ट जो होता है, वो विभिन्न प्रकार की उन संस्थाओं के साथ भी कार्य कर सकता है जो विभिन्न प्रकार के लक्ष्य समूह, टारगेट ग्रुप जो होते हैं, छोटे बच्चे, बड़े, प्रेग्नेंट लेडीज़, वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, डिसेबल्ड पीपल, इन सब के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, पोषण संबंधी कार्यक्रम चलाती हैं। पोषण विशेषज्ञ अथवा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विद्यालय स्वास्थ्य परामर्शदाता के रूप में भी काम कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा में, रिसर्च में, उद्यमवृत्ति, अपना बिजनेस, अपनी काउंसलिंग सेंटर, उद्योगों में, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, कल्याणकारी सोशल वर्कर एक्टिविटीज़ के रूप में कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है, पोषण संबंधी सलाहकार के रूप में, कॉरपोरेट में सामाजिक उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। ठीक है, वहाँ भागीदारी दे सकता है।